नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास में चौहान राजवंश। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के इतिहास में राजस्थान इतिहास। क्या पढ़ना है? चौहान राजवंश। देखो, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि चौहान राजवंश, चौहान थे कहाँ। चौहान थे यहाँ, कहाँ? सांबर या शाकंभरी। हो सकता है यहाँ पर शाकंभरी माता का मंदिर है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? शाकंभरी चौहान बोला जाता है। और शाकंभरी माता इनकी क्या है? चौहानों की कुल देवी है। ठीक है, क्या है? चौहानों की कुल देवी है। सीकर के चौहानों की हम बात करें तो जीण माता उनकी क्या है? कुल देवी है। और जालौर के चौहानों की हम बात करें तो आशापुरा माता उनकी क्या है? कुल देवी है। यानी अलग अलग चौहानों की अलग अलग कुल देवी है। ठीक है, अब देखो, पृथ्वीराज विजय आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या बताया है? पृथ्वीराज विजय में एक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय में बताया गया है कि चौहानों की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो सांबर थी। क्या थी? सांबर थी। प्रारंभिक राजधानी, जो शुरुआत में राजधानी थी, वो सांबर थी। और ये किसके द्वारा रचित है? ये किसने बताया है? ये बताया है जयदेव ने। जयदेव द्वारा ये रचित है, पृथ्वीराज विजय। ठीक है, और हम बात करें तो चौहानों की राजधानी पुष्कर भी रही है। ये बात कौन बताता है? पुष्कर वाली बात बताता है कि प्रारंभिक राजधानी चौहानों की क्या रही है? पुष्कर रही है। ठीक है, ये बात आती है हमीर काव्य में। किसमें? हमीर महाकाव्य में ये बात बताई गई है। ठीक है, हमीर महाकाव्य नेहन चंद्र सूर्य द्वारा रचित है। किसके द्वारा? नेहन चंद्र सूर्य द्वारा रचित है। और ये बात किसने बताई है कि चौहानों की पुष्कर प्रारंभिक राजधानी रही है? ये बताई गई हमीर महाकाव्य में नेहन चंद्र सूर्य के द्वारा। ठीक है, एक शिलालेख है हर्षनाथ। कौन सा? हर्षनाथ। हर्षनाथ में क्या बताया गया है? हर्षनाथ के अनुसार हम पढ़ें तो हर्षनाथ में बताया गया है कि इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या है? अनंत प्रदेश यानी सीकर। क्या है? सीकर। ठीक है, सीकर बताई गई। लेकिन जो सांबर के चौहान थे, उनकी राजधानी जो थी, यहाँ पे एक जगह है, कौन सी? आई छतरपुर यानी नागौर। नागौर इनकी राजधानी रही है। और हम सांबर को ही प्रारंभिक इनकी राजधानी चौहानों की मानकर हम यहाँ से ही आगे इनका शुरू करेंगे। ठीक है, और इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या मानेंगे? आई छतरपुर मानेंगे। सबसे पहले इनका शासक आता है वासुदेव। वासुदेव जो शासक आता है, इसने लगभग 1551 ईस्वी, कितनी ईस्वी? लगभग 1551 ईस्वी में सपादलक्ष्य में यानी सांबर में चौहानों की क्या की? शाखा स्थापित की। और इसने एक झील का भी निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? झील का निर्माण करवाया। ठीक है, कौन सी झील? सांबर झील। देखो, हम भूगोल की दृष्टि से पढ़ें तो सांबर झील क्या? एक प्राकृतिक झील है। और इतिहास में क्या बताया जाता है कि वासुदेव ने सांबर झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और हम वैसे देखें तो कोई भी राजा होगा, महाराजा होगा, तो खारे पानी झील का क्यों निर्माण करवाएगा? मीठे की बनवाएगा, जैसे जयसमंद है। बाकी हम कई जिले देखें तो क्या है? मीठे पानी की बनवाई गई है। ठीक है, जैसे राजसमंद है, जयसमंद है। ठीक है, अब देखो बिज्जौलिया शिलालेख क्या कहता है? बिज्जौलिया शिलालेख के अनुसार इनकी उत्पत्ति वत्स्य गोत्र ब्राह्मणों से हुई है। कौन से? वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मणों से। किन की? चौहानों की। यानी वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण बताए गए किसमें? बिज्जौलिया शिलालेख में बताए गए। कौन? ये जो चौहान है ना, इनको। ठीक है, बिज्जौलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव ने सांबर का भी निर्माण करवाया।
किसका निर्माण करवाया? सांबर का भी निर्माण करवाया। ठीक है। और चौहानों का वासुदेव को क्या माना जाता है? आदि पुरुष बताया जाता है। यानी आदि पुरुष किसको बोला जाता है? चौहानों का आदि पुरुष बताया जाता है, वासुदेव चौहान को बताया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका वासुदेव। देखो वासुदेव चौहान, सही इतिहास जो है चौहानों का वो कहाँ से शुरू होगा? वो होगा अजयराज से। ठीक है, बीच में 8 देशी एक शासक आएंगे, लेकिन उनका थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो बात है। ठीक है, मेन यहीं से शुरू होता है वासुदेव। वासुदेव 1551 में यहाँ पे क्या की थी? शाखा स्थापित की थी। सपादलक्ष में इन्होंने एक प्राकृतिक, जो सांबर प्राकृतिक झील है, इसका निर्माण करवाया था। भूगोल की दृष्टि से ये प्राकृतिक है, लेकिन निर्माण इसका किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। वासुदेव चौहान को आदि पुरुष माना जाता है, किनका? चौहानों का। ठीक है, पृथ्वीराज विजय में क्या बताया गया है? कि इनकी प्रारंभिक राजधानी सांबर थी। हमीर काव्य में क्या बताया गया है? इनकी प्रारंभिक राजधानी पुष्कर थी। और हर्षनाद में क्या बताया गया? इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? अनंत प्रदेश थी, जो कहाँ थी? सीकर। ठीक है, और बिजोलिया शिलालेख लेख के अनुसार वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण थे। कौन? चौहान। ठीक है, इन्होंने सांबर का भी निर्माण करवाया था और इनकी प्रारंभिक राजधानी आई छतरपुर है। ठीक है, तो ये हो गई कुछ बातें। अब देखो इसके बाद एक शासक आता है गुवक। कौन? गुवक। गुवक की क्या खास बात है? गुवक चौहान, गुवक चौहान। गुवक चौहान की हम बात करें तो प्रारंभ में ये चौहानों का भी प्रारंभ में चौहान जो थे ना, चौहान भी क्या थे? गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे। क्या थे? गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे। कौन? चौहान। ठीक है, प्रारंभ में क्या थे? चौहान गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे। इसने प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड, एक प्रतिहार शासक हुआ था। कौन? नागभट्ट सेकंड। कौन? नागभट्ट सेकंड। उसकी इसने क्या की थी? अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और इसने एक स्वतंत्र राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। किसने की थी? गुवक ने एक अपना अलग ही स्वतंत्र राज्य बनाया था। नागभट्ट सेकंड की इसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ये अलग ही रहा था। ठीक है, और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। किसने? गुवक ने। ठीक है, और इसने एक मंदिर भी बनाया। कौन सा? हर्षनाथ जी का। कहाँ पर बनाया था? हर्षनाथ जी का निर्माण मंदिर बनवाया था रेवासा की पहाड़ी पर। रेवासा की पहाड़ी पर सीकर में बनवाया था। ठीक है, तो हर्षनाथ जी क्या हो गए? चौहानों के कुल देवता। और चौहानों की कुल देवी की हम बात करी थी तो वो कौन थी? शाकंभरी माता। ठीक है, चौहानों के कुल देवता कौन है? हर्षनाथ जी। रेवासा की पहाड़ी पर इसने मंदिर बनवाया था, गुवक ने। ठीक है, अब हम बात करें इसके बाद एक शासक आता है वत्स्यराज। कौन? वत्स्यराज चौहान। वत्स्यराज चौहान किसके बाद आता है? ये गुवक के बाद आता है। इसकी एक रानी थी, इसकी कोई खास बात नहीं है। इसकी एक रानी थी। कौन? रुद्राणी। रुद्राणी जो थी ये शिव भगत थी, यानी शिव जी की बहुत बड़ी भगत थी। कैसे पता चलता है कि इसने शिव की पूजा की थी? तो इन्होंने पुष्कर झील थी ना, उसमें क्या करती थी? 1000 दीपक जलाती थी। क्या करती थी? 1000 दीपक जलाकर शिव जी की पूजा करती थी। ठीक है, कहाँ पर? पुष्कर झील में 1000 दीपक डेली जलाती थी। और ये यौगिक क्रिया में क्या थी? निपुण थी। कौन? रुद्राणी। यौगिक क्रिया में क्या थी? ये निपुण थी। ठीक है, बस ये हो गया। कौन? वत्स्यराज। अब देखो विग्रहराज। इसके बाद आता है शासक विग्रहराज। विग्रहराज विग्रहराज सेकंड है ये। ठीक है,
और इसको एक नाम और भी मिलता है इसका, क्या? बिसल देव। रियल नाम इसका बिसल देव था, लेकिन इसके पास विग्रहराज सेकंड की क्या थी? उपाधि थी। ठीक है। प्रारंभिक जो चौहान थे उसमें ये प्रतापी शासक था। क्या था? यानी सूरवीर था, प्रतापी शासक, खतरनाक शासक माना जाता था इसको। ठीक है। किसको? इसलिए तो इसको विग्रहराज सेकंड की उपाधि मिल रही है। ठीक है। इसका सही मूल नाम क्या है? बिसल देव है। ठीक है। इसने गुजरात के एक शासक था, चालुक्य शासक है, गुजरात का चालुक्य शासक है, मूलराज को हराया था। किसको हराया था? मूलराज को हराया था। ठीक है। गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को हराया था इसने, विग्रहराज सेकंड ने या बिसल देव ने। ठीक है। और अपनी कुलदेवी का मंदिर बनाया। कहाँ पे? बड़ौल में। कुलदेवी कौन? शाकंभरी माता। ठीक है। तो ये हो गए कुछ चौहान। अभी देखो एक एक दो दो बातें हैं। अजय राज से इनका पूरा डिटेल स्टार्ट होगा, शुरू होगा। यानी मेन जो मुख्य जो इतिहास है वो कहाँ से शुरू होगा? वो होगा अजय राज से। तो हमने पढ़ा था गुवक चौहान। गुवक चौहान गुर्जर प्रतिहार शासक का क्या था? सामंत थे प्रारंभ में। और इसने गुर्जर प्रतिहार एक शासक था नाग भट्ट सेकंड, इसने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी और अपने एक स्वतंत्र राज्य की अलग ही स्थापना कर दी थी। इसने एक मंदिर बनवाया था हर्षनाथ जी का, रेवासा की पहाड़ी पर शिखर में बनाया था और उसको ही क्या माना था? अपना कुल देवता माना था चौहानों ने। उसके बाद हमने पढ़ा था वत्स्यराज चौहान। इसकी एक रानी थी रुद्राणी, जो योगिक क्रिया में क्या थी? निपुण थी। ठीक है। योगिक क्रिया में क्या थी? निपुण थी। ठीक है। शिवजी की भगत थी, पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाती थी डेली के। ठीक है। बाद में हमने पढ़ा था विग्रहराज सेकंड या बिसल देव। रियल नाम इसका बिसल देव है, लेकिन विग्रहराज सेकंड की इसके पास क्या थी? उपाधि थी। ये प्रतापी शासक था चौहानों में। पहले के जो प्रारंभिक चौहान थे उसमें क्या था? ये प्रतापी शासक था। गुजरात के चालुक्य शासक को, गुजरात का एक चालुक्य शासक हुआ है मूलराज, उसको इसने हरवाया था और वहाँ पे अपनी कुलदेवी में, कुलदेवी का क्या बनवाया था? मंदिर बनवाया था। कौन सी माता? बड़ौल में बनाया था, शाकंभरी माता का। ठीक है। अब देखो बढ़िया सो अब आए शासक। कौन है? अजय राज। कौन आए? अजय राज। अजय राज। अजय राज चौहान। यहां से क्या होता है? इतिहास शुरू होता है चौहानों का। ठीक है। इसके हम शासनकाल की हम बात करें तो 1113 से 1135 इसका क्या आता है? शासनकाल आता है। 1113 से 1135 इसका क्या आता है? शासनकाल आता है। ठीक है। इसने एक अजय मेरू नाम से क्या बनवाया था? शहर नगर बसाया था। अजय मेरू। अजय मेरू नामक से क्या बसाया था इसने? एक नगर बसाया था। ठीक है। और बिठली पहाड़ी पर इसने एक दुर्ग भी बनाया था। बिठली पहाड़ी पर क्या बनाया था? एक दुर्ग भी बनवाया था। बाद में उस पहाड़ी को गट बिठली बोलने लगे थे। गट बिठली पहाड़ी पर अजय मेरू दुर्ग बनवाया था। ठीक है। अजय मेरू दुर्ग बनवाया था। कौन सी? बिठली पहाड़ी पर। उपनाम इसके बात करें तो जिब्राल्टर। इसे क्या बोला जाता है? जिब्राल्टर बोला जाता है। ठीक है। और क्या बोला जाता है? हृदय बोला जाता है। ठीक है। और सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण सहने वाला हृदय बोला जाता है। और राजपुताने की कुंजी भी बोला जाता है इसको। ठीक है। देखो जिब्राल्टर क्यों बोला जाता है? जिब्राल्टर एक जल संधि है। ठीक है। तो उस कारण इसको बोला जाता है। कैसे? कि एक तो यूरोप है ना महाद्वीप, यानी अपन 10-15 साल तक आ गए। एक है अफ्रीका, अठे है। ठीक है। इड्डा इड्डा होट है बांगा, इड्डा इड्डा। ठीक है। अट्टे जल संधि बिन बोले जिब्राल्टर। ठीक है। भी कारण इन बोले हृदय। हृदय क्यों बोले?
थे क्यों बीच में है, बीच में कौन है, हृदय बीच में कि को है, कोई कोई कौन है, क्यों, क्योंकि राजस्थान में ये कहाँ पड़ता है अजमेर, यहाँ, ठीक है। तो पहले जो कार्यकाल था ना पूरे राजस्थान का यहीं से चलता था, कहाँ से, यहीं से चलता था अजमेर से, तो इसलिए इसको राजस्थान का हृदय बोला जाता है। क्यों, क्योंकि आज राजस्थान का पूरा कार्यकाल कहाँ से चलता है, पूरा कार्य कहाँ से चलता है, दिल्ली से चलता है। तो दिल्ली को क्या बोला जाएगा, हिंदुस्तान का दिल बोला जाएगा, हिंदुस्तान का हृदय बोला जाएगा। राजपूताने की कुंजी, पहले ये मुल्क की रियासत थी, इसको जीतो उसके बाद ही आप इसको जीत पाओगे। स्थानीय आक्रमण सहने वाला इधर से आएगा, इधर से आएगा, कोई इधर से इधर जाएगा, कोई इधर से इधर जाएगा, तो बीचले की टाट फूटेगी फूटेगी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्थानीय आक्रमण वाला, स्थानीय आक्रमण सबसे ज़्यादा झेलने वाला दुर्ग बोला जाता है। अजय राज ने सिक्के भी चलाए थे अजय देव नामक से, अजय देव नामक से, ठीक है, किसने, अजय राज ने चलाए थे, ठीक है। कुछ सिक्कों पर अपनी रानी सोमलेखा का भी नाम लिखवाया था, किसकी, खुद की रानी थी ना उसका नाम लिखवाया था, सोमलेखा का भी नाम लिखवाया था। और उनको राजा रानी के सिक्के भी कहते हैं, क्योंकि अजय राज का खुद राजा का नाम आ गया और रानी का नाम आ गया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, राजा रानी के सिक्के भी बोला जाता है। किसको, जो अजय राज ने सिक्के चलाए थे ना उसको राजा रानी के सिक्के भी बोला जाता है, ठीक है। अजय राज ने मुद्रा प्रणाली शुरू की थी, ये सिक्के वाली, ठीक है, क्या शुरू की थी, मुद्रा प्रणाली, ठीक है। इसने मालवा विजय भी हुआ था, ये मालवा पर भी विजय पाया था, बठिंडा पर भी इसने, बठिंडा पंजाब है ना, बठिंडा, ठीक है, मालवा विजय भी हुआ था ये। और दिल्ली पर भी इन्होंने क्या की थी, विजय प्राप्ति की थी, ठीक है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार तुर्कों पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी, किसके अनुसार, पृथ्वीराज विजय के अनुसार इसने क्या की थी, तुर्कों पर भी क्या की थी, विजय प्राप्त की थी, किस पर, तुर्कों पर, ठीक है। किसके अनुसार, ग्रंथ मैंने बताया था कौन सा, पृथ्वीराज विजय के अनुसार क्या की थी इन्होंने, तुर्कों पर विजय प्राप्त की थी। अजय राज के जीवन काल में अरुणोराज को सौंप दिया गया। अजय राज के गिरो आप खुद जीवंत होना भी टाइम के गिरो नहीं, आपने पुत्र अरुणोराज जी ने, अन्ना जी ने सौंप दियो पूरा राजपाट, कि मैं तो अब जाके पुष्कर झील के किनारे तपस्या करूंगा और आपको मैं ये शासन सौंप दूंगा, ठीक है। उन्होंने शासन सौंपा था अरुणोराज को लगभग 1130 में, लेकिन अरुणोराज का शासन कहाँ से शुरू होता है, 1133 से। क्यों, क्योंकि अजय राज की मृत्यु के बाद ये शासन संभालेगा, पहले नहीं संभालेगा। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे अरुणोराज। देखो अजय राज चौहान 1133 से 1135 इनका शासन काल आता है। अजय मेरू नामक एक नगर बसाया था और एक दुर्ग भी बनाया था, ठीक है। और दुर्ग देखो, लगभग देखो हम जोधपुर दुर्ग की बात करें तो रेगिस्तान है, लेकिन दुर्ग कहाँ बनाया गया है, पहाड़ी पर बनाया गया है। तो इन्होंने भी क्या किया है, पहाड़ी पर दुर्ग बनाया है। स्थानीय आक्रमण में सहने वाला सबसे ज़्यादा हृदय भी बोला जाता है, राजपूताने कुंजी भी बोला जाता है। अजय राज ने अजय देव नामक सिक्के चलाए, जिस पर कुछ सिक्कों पर उसने अपनी रानी सोमलेखा का भी नाम लिखाया, इसलिए इनको राजा रानी का सिक्का बोला जाता है। और मुद्रा प्रणाली इसने शुरू की थी। बठिंडा विजय हुआ था, मालवा भी इन्होंने विजय किया था और दिल्ली भी विजय किया था, ठीक है। और अजय राज अपने जीवित होते हुए भी अपना शासनकाल किसको सौंप दिया था, अरुणोराज को सौंप दिया था। कब सौंपा था, 1130 में सौंपा था, लेकिन शासनकाल शुरू कब होता है, 1133 होता है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार इन्होंने तुर्कों पर भी विजय प्राप्त की थी, किन्होंने, अजय राज ने। अब देखो बढ़िया शासक आवे कौन है, अरुणोराज जी, जका एक जेल भी बनवाई। अरुणोराज, अरुणोराज या अन्ना जी,
ठीक है। 1130 से 1150 इसका क्या आता है, शासनकाल आता है। यानी 1133 में उनकी मृत्यु हुई थी, मैंने पीछे बता दिया था, ठीक है। 1133 में उनकी क्या हुई थी, अजय राज की मृत्यु हुई थी, और 1130 में उन्होंने शासनकाल सौंप दिया था किसको, अरुणराज को, ठीक है। अब देखो इन्होंने एक झील भी बनवाई, यानी अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, अन्ना जी ने करवाया, यानी अरुणराज जी ने करवाया था, ठीक है। इनके पास उपाधि थी कौन सी, महाराजा धीरराज। महाराजा धीरराज की इनके पास क्या थी, उपाधि थी, और इनके पास परमेश्वर की भी क्या थी, एक उपाधि थी, किनके पास, अरुणराज के पास, ठीक है। इनका विवाह की हम बात करें, शादी की बात करें, तो चालुक्य शासक की पुत्री थी जय सिंह की पुत्री, जय सिंह की पुत्री, और नाम क्या था, जय सिंह की पुत्री का नाम आता है कांचन देवी। क्या, कांचन देवी, ठीक है। शायद आप आज कंचन बोला, बिन पहले कांचन बोलता, ठीक है। मालवा पर परमार वंशीय नरवर्मा को पराजित किया था। मालवा के परमार वंश का नरवर्मा था, नरवर्मा नाम का व्यक्ति या राजा था, उसको इन्होंने क्या किया था, पराजित किया था, किसने, अरुणराज ने, ठीक है। अरुणराज जी का हम शासन की बात करें तो 1130 से 1150 आता है। इन्होंने एक झील भी बनवाई थी, इनके पास उपाधि थी महाराजा धीराज या परमेश्वर की, और इनकी शादी चालुक्य शासक जय सिंह की पुत्री कांचन देवी से इनकी क्या हुई थी, शादी हुई थी। मालवा के परमार वंशीय नरवर्मा को इन्होंने क्या किया था, परास्त किया था। ये शैव धर्म को मानते थे, कौन से धर्म को, शैव धर्म को, कौन, अरुणराज, ठीक है। और इन्होंने एक मंदिर का भी निर्माण करवाया पुष्कर झील के पास, कौन सा मंदिर, वराह मंदिर का। एक झील बनवा दी, एक मंदिर बनवा दिया, और मंदिर का नाम क्या रख दिया, वर्रा झील, और झील का नाम क्या रख दिया अपने नाम पर ही, अन्ना सागर झील, ठीक है। वृद्धावस्था में इनका एक पुत्र, कौन है, जयदेव। इनके एक पुत्र थे, जयदेव या जगदेव, दोनों नाम आता है, जगदेव, ज्यादा जगदेव माना जाता है, ठीक है। जगदेव रख लो आप, ठीक है। जगदेव इनका पुत्र था, और इसने क्या कर दी, हत्या कर दी, इसलिए जगदेव को क्या बोला जाता है, पितरहंता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पितरहंता बोला जाता है, ठीक है। जगदेव हो गया, ये हो गए आपके अरुणराज। इतनी बातें। अन्ना जी की 1130 से 1150 शासनकाल आता है। इसने एक झील बनवाई थी, एक मंदिर भी बनाया था, वर्रा मंदिर। इनके पास महाराजा धीरराज की उपाधि थी, परमेश्वर की उपाधि थी। चालुक्य शासक जय सिंह की पुत्री कांचन देवी से इनकी क्या हुई थी, शादी हुई थी। और मालवा के परमार वंशीय नरवर्मा को इन्होंने क्या किया था, परास्त किया था। ये शैव धर्म को मानते थे, ठीक है। और वृद्ध अवस्था में, बुढ़ापे में अंकी काय कर दी, हत्या कर दी जगदेव ने। और जगदेव को क्या बोला जाता है, पितरहंता बोला जाता है, ठीक है। अब देखो आगे एक शासक आता है, इनका ही पुत्र आता है, कौन, इनका ही पुत्र है, वह शासन करेगा इसके बाद, कौन, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ आपको शासनकाल का ही बताया मैं 1130 से 1150, लेकिन इसका शासनकाल क्या आएगा 1153 से 1163। 3 साल कहाँ गई है भाई, कौन शासन करी हो, 3 साल। तो 3 साल कई किताबों ढूंढने के बाद ये पता चला है कि 3 साल शासक किया था जगदेव ने, जिसने अपने पिता की हत्या की थी। और पितरहंता होने के कारण उसको बाद में हटाया गया और विग्रहराज चतुर्थ को क्या बनाया गया, शासक बनाया गया अजमेर का। तो इसका 1153 से 1163 में
तक इसका क्या था, शासनकाल आता है। जगदेव का नाम कई कई किताबों में नहीं मिलता है और ये 3 साल का गैप मिलता है सिर्फ, सीधा सीधा। यानी अरुणोराज के बाद में जगदेव का शासनकाल नहीं बताया जाता है, सीधा सीधा क्या बताया जाता है, विग्रहराज चतुर्थ का बता दिया जाता है। ठीक है, अब देखो विग्रहराज चतुर्थ की हम सबसे पहले बात करेंगे, इनके पास उपाधियां कौन सी थी। उपाधियां, इसको बिसल देव भी बोला जाता था। ठीक है, और क्या बोला जाता, कट्टी बांधव, क्या बोला जाता था, कट्टी बांधव, और कट्टी बंधु भी बोला जाता था। कट्टी बांधव और कट्टी बंधु बोला जाता था। ये इनकी क्या थी, उपाधियां थी, बिसल देव, कट्टी बांधव और कट्टी बंधु। ठीक है, शासनकाल इनका 1153 से 1163। ठीक है, इन्होंने 1157 में, कब, 1157 में तोमर वंश, 1157 में, यानी गद्दी के ऊपर बैठने के बाद लगभग 4 साल बाद में तोमर वंश के तंवर सिंह को क्या क्या था, हराया था। किसको, तंवर सिंह को पराजित किया था। और ये तंवर सिंह था कहाँ का, दिल्ली पर इसका क्या था, अधिकार था। तो दिल्ली के तोमर वंश से तंवर सिंह को हराने के बाद में 1157 में दिल्ली पर राज किनका हो गया, चौहानों का हो गया। ठीक है, चौहानों की राजधानी क्या बन गई, दिल्ली। ठीक है, इसलिए विग्रहराज चतुर्थ का जो था, वो जो टाइम था उसको क्या बोला जाता है, गोल्डन पीरियड बोला जाता है। यानी विग्रहराज चतुर्थ का स्वर्ण काल माना जाता है। स्वर्ण काल इसलिए बोला जाता है क्योंकि दिल्ली पर इन्होंने विजय पाया था, और विजय पाकर दिल्ली को ही क्या बनाया, राजधानी बनवाया। जिसके कब्जे में दिल्ली होगी वही क्या होगा, पूरे भारत का शासक होगा। ठीक है, अब देखो इन्होंने एक पाठशाला का निर्माण करवाया था। कौन सी पाठशाला, संस्कृत पाठशाला का। कौन सी पाठशाला, संस्कृत पाठशाला का इसने निर्माण करवाया था। ठीक है, और एक नाटक भी है। कौन सा इनका नाटक आता है, हरिकली। हरिकली जो नाटक है वो संस्कृत पाठशाला पर क्या करवाया, इन्होंने अंकित करवाया। ठीक है, किसने करवाया, विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। ठीक है, बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको क्या कर दिया, तुड़वा दिया। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ये टाइप पाठशाला बनवाई, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनकी बना दी एक मस्जिद। आगे बात समझ में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, बाद में इसको तोड़वा कर क्या बना दी, इसके मस्जिद बनवाई। ये राजस्थान की पहली मस्जिद है। दूसरी मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी बनवाएगा जालौर में। ठीक है, वर्तमान में ये क्या है, 2.5 दिन का झोंपड़ा है, यानी 2.5 दिन का झोंपड़ा। देखो मेन शासक कौन पढ़े थे हमने, अजयराज पढ़ा था। अजयराज ने एक दुर्ग बनवाया था। बाद में अरुणोराज पढ़ा था, अरुणोराज ने एक झील बनवाई थी। ठीक है, और बाद में हमने पढ़ा था विग्रहराज। विग्रहराज ने क्या बनवाया, झोंपड़ो। ठीक है, यानी झोंपड़ी के घराड़े के बोले झोंपड़ो। और अब इसका नाम क्या पड़ गया, 2.5 दिन का झोंपड़ा पड़ गया। ठीक है, बनास नदी, नाम सुनियोगे, बनास नदी के किनारे एक बिसलपुर शहर भी बनवाया। बनास नदी के किनारे बिसलपुर शहर भी बसाया। किसने बसाया था, विग्रहराज चतुर्थ ने। और बिसलपुर बांध का निर्माण भी करवाया। बिसलपुर बांध का भी निर्माण करवाया था, किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है, अब देखो हम इनकी बात करें दरबारी कवि की, तो दरबारी इनके कवि कौन कौन से। एक तो सोमदेव, ये क्या है, इसके कवि है। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो विग्रहराज से पहले ललित लगा दो और ललित विग्रहराज हो जाएगा। ठीक है, और नरपत नहाले, ये भी इनके क्या थे, दरबारी कवि थे। किनके,
विग्रहराज चतुर्थ के। नरपत नाहले ने लिखा था बिसल देव रासो। क्या लिखा था? बिसल देव रासो। किसने लिखा था? नरपत नाहले ने। देखो अर्णोराज जी पढ़ लिया था। अर्णोराज जी के बाद हमने इनके पुत्र के बारे में जिक्र किया था, विग्रहराज। इनके दो पुत्रों के नाम आता है, ये तो जगदेव जिसने 3 साल शासन किया था और वो पितृहंता होने के कारण उनको हटाया गया और विग्रहराज चतुर्थ को गद्दी पर बैठाया गया। कब बैठाया गया? 1153 से 1163। और जगदेव का शासनकाल आता है 1150 से 1153। ठीक है। इन्होंने एक झोंपड़ा बनाया था। ठीक है, सॉरी, इसने एक वो झोंपड़ा ही मान लो, पहले पाठशाला थी, अब झोंपड़ा बन गया। ठीक है, 2.5 दिन का झोंपड़ा। 1157 में तोमर वंश के तंवर सिंह को हराया था। दिल्ली पर इन्होंने शासन किया था। दिल्ली को इन्होंने राजधानी बनाई थी, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? गोल्डन पीरियड बोला जाता है इनके समय को। इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा कर क्या बनवा दी? 2.5 दिन का झोंपड़ा, एक मस्जिद बनवा दी। और संस्कृत पाठशाला में इनका एक नाटक आता है कि इनका विग्रहराज चतुर्थ का, उस नाटक का उस पर उसको अंकित करवा दिया, यानी उस पर लिखवा दिया गया। इनकी उपाधि बिसल देव, कट्टी बांधव, कट्टी बंधु। बनास नदी के किनारे ने बिसलपुर शहर बसाया और क्या किया? और बिसलपुर बांध भी इन्होंने बनवाई। सोमदेव, इनके दरबारी कवि का नाम आता है सोमदेव। सोमदेव ने ललित विग्रह एक ग्रंथ लिखा था और इनके दरबारी कवि का नाम आता है नरपित नाहले, जिसने बिसल देव रासो लिखा था। ठीक है। अर्णोराज जी की हम बात करें तो एक झील बनवाई थी। अजय राज ने एक दुर्ग बनवाया था। और बात करें विग्रहराज चतुर्थ की तो इन्होंने एक झोंपड़ा बनवाया था। ठीक है। अब देखो आगे आगे क्या आता है इसके बाद में। आगे एक शासक आता है पृथ्वीराज सेकंड। कौन? पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड। देखो पृथ्वीराज 3 हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो मेन और इंपॉर्टेंट है ना वो थर्ड है। कौन सा? तीसरा। ठीक है। और ये पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज चौहान सेकंड। जो तीसरा है ना, जिसके पास नठीरम्बा नामक का घोड़ा था, वो तीसरा है, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। इसका शासनकाल आता है 1164 से 1169, यानी 69। ठीक है। इसकी कोई बात नहीं। इसके बाद एक चौहान आता है सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान। ठीक है। इसकी शासनकाल की हम बात करें तो यहाँ से शुरू होगा वो शासनकाल 1169 से 1177। ये किसका शासनकाल है? ये सोमेश्वर चौहान का शासनकाल है। गुजरात के सूबेदार, देखो ये क्या थे? गुजरात के सूबेदार थे। कहाँ के थे? गुजरात के सूबेदार। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के संतान नहीं थी। क्या नहीं थी? संतान नहीं थी। पृथ्वीराज सेकंड की क्या नहीं थी? संतान नहीं थी, निसंतान थे वो। ठीक है। और निसंतान इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, यानी इनके वंश को अपने आगे नहीं बढ़ाया था। तो सोमेश्वर चौहान ने क्या किया? अजमेर की गद्दी संभाली। अजमेर का शासन क्या किया? संभाला था। किसने? सोमेश्वर चौहान ने। विवाह की हम बात करें तो इनका हुआ था तोमर वंशीय शासक से। सॉरी, तोमर वंशीय शासक की एक पुत्री थी। तोमर वंशीय शासक आनंदपाल की पुत्री थी कर्पूरी देवी। आनंदपाल की पुत्री थी कौन? कर्पूरी देवी से इनकी क्या हुई थी? शादी हुई थी। किनकी? सोमेश्वर चौहान की। ठीक है। इनके 2 पुत्र हुए थे। 2 पुत्रों का नाम आता है, एक का नाम आता है पृथ्वीराज सेकंड। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान सेकंड, मोस्ट और इम्पोर्टेंट, इसका हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक और नाम आता है इनके पुत्र का, कौन? हरिजान। 2 पुत्र थे, हरिजान चौहान और पृथ्वीराज। हरिजान की कोई खास ज़्यादा बातें नहीं है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान
इज इम्पोर्टेड, IMPORNTANTA। ठीक है, तो पृथ्वीराज सेकंड की तो कोई बात है ही नहीं। 1164 1169 इनका क्या था, शासनकाल आता है। उसके बाद पृथ्वीराज सेकंड की क्या हो जाती है, निसंतान मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सोमेश्वर चौहान आता है, उनका शासनकाल आता है 1169 से 1177। ये क्या थे, ये गुजरात के सूबेदार थे और गुजरात की अजमेर की जो गद्दी खाली थी उनको संभाली थी और अजमेर पर इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। इनकी शादी तोमर वंशीय आनंदपाल की पुत्री कर्पूरी देवी से हुआ था और इनके 2 पुत्र हुए थे, पृथ्वीराज चौहान सेकंड और हरिजान चौहान। ठीक है दोस्तों, आगे का जो पृथ्वीराज सेकंड है उसका जो इतिहास है हम आगे पढ़ेंगे, उसका अलग से पढ़ेंगे क्योंकि उसकी डिटेल बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तब तक राम राम मानना।